फिल्म की शुरुआत में हमें सिम्बा द लायन किंग को दिखाया जाता है, जिसकी नाला से शादी होने के बाद एक छोटी बेटी कियारा भी थी। सिम्बा की वाइफ नाला जब एक दिन शिकार के लिए जाती है तो अपना रास्ता भटक जाती है, उसे घर का रास्ता नहीं मिलता। अब वो एक गुफा के बाहर बैठ गई इस उम्मीद में कि एक दिन सिम्बा उसे जरूर लेने आएगा। अब सिम्बा उसे ढूंढने जा रहा होता है तो वह अपनी बेटी कियारा से कहता है कि तुम बाकी लोगों के साथ रहना और अपना ख्याल रखना, मैं तब तक तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। कियारा बाकी जानवरों के साथ खेल ही रही थी कि तभी यहाँ पर रफीकी आ गए। वो कियारा का दिल बहलाने के लिए वो उससे कहते हैं कि कियारा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। ये कहानी है एक लान मुफासा की है, जो पहले तो वो आवारा घूमता था लेकिन फिर वो एक बादशाह बना। अब यही से स्टार्टिंग होती है रियल मूवी की और हम छोटे मुफासा को उसके मॉम डैड के साथ देखते हैं। वो बंजर जमीनों में रहते थे, काफ़ी साल बारिश ना होने की वजह से यहाँ के सभी जानवर बहुत बीमार हो चुके थे। मुफासा अपनी माँ से पूछता है वो सामने जिन पहाड़ों में से रोशनी आ रही है वो पहाड़ कौन से हैं। उसकी माँ ने बताया उस जगह का नाम मिलेल है और एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। मैंने सुना है कि वहाँ हर चीज़ है और वहाँ जानवर बहुत शांति से ज़िंदगी गुजारते हैं। इनकी इन्हीं बातों के दौरान एक अच्छी चीज़ ये हुई कि बारिश बरसने लगी, जिसे देखकर सारे ही जानवर खुशी से झूम उठे। वो नहीं जानते थे कि उनकी ये खुशी कब बदनसीबी में बदल जाएगी। बारिश बढ़ते हुए इतनी ज़्यादा हो गई कि यहाँ बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में बहुत से जानवर डूबने लगे और मुफासा भी उसी बहते पानी में गिर गया। उसके डैड उसे बचाने के लिए फौरन पानी में कूदे और उसे मुंह से पकड़ते हुए किसी तरह बचा भी लिया। इससे पहले कि वो भी पानी में डूब जाते, वो मुफासा को दूसरे पत्थरों की तरफ फेंक देते हैं जहां से उसकी मोह उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मुफासा को डर लग रहा था। एकदम से बहते पानी के साथ यहाँ पे एक हाथी भी आ गया। हाथी के टकराने की वजह से यहाँ से वो बांध टूट गया जिसके ऊपर मुफासा खड़ा था और मुफासा एक बार फिर पानी में डूब गया। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे पानी में बहती एक लकड़ी मिल गई। उसके ऊपर चढ़ते हुए उसने अपनी जान बचाई। देखने को मिला कि पानी का बहाव मुफासा को बहाते हुए एक छोटे से तालाब में ले आया, जहां उसकी मुलाकात अपने ही जैसे एक छोटे लान टाका से होती है। टाका ने यहाँ तैरते हुए मुफासा को देखा तो उसने बताया कि तुम्हारे पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। ये सुनकर मुफासा घबरा गया और वो तैरते हुए किनारे तक आया जहां से टाका बाहर निकलने में उसकी मदद करता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि देर हो चुकी है। वो मगरमच्छ बिल्कुल उनके करीब थे, लेकिन ठीक वक्त पे यहाँ टाका की माँ ने आकर उन मगरमच्छों पे दहाड़कर उन्हें यहाँ से भगा दिया। ये दोनों बच गए। अब टाका अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हम मुफासा को क्या अपने घर ले चले? लेकिन उसकी माँ मना कर देती है, क्योंकि उनके ग्रुप का एक रूल था, वो किसी भी आवारा को अपने साथ नहीं रखते। तब मुफासा बोलता है, नहीं मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे पापा अपने एरिया के राजा हैं। लेकिन अब वहाँ बाढ़ आ गई है और उसी बाढ़ में बहते हुए मैं अपने मॉम डैड से दूर आ गया हूँ। उसकी ये दुखी कहानी सुनकर टाका की माँ भी इमोशनल हो गई और उसे लेकर अपने घर आ गई, जहां पर टाका के डैड भी थे। लेकिन वो मुफासा को देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो गए। गुस्से में उन्होंने भी टाका की मॉम से वही कहा जो टाका की मॉम ने कहा था कि हम आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रख सकते। फिर दोबारा मुफासा बोला कि मैं आवारा नहीं हूँ, मैं जानता हूँ मेरे माँ पापा मुझे ढूंढते हुए एक दिन यहाँ जरूर आएंगे, और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं इतना तेज भाग सकता हूँ कि आपको भी रेस में हरा दूंगा। ये सुनकर किंग बोले, अच्छा ठीक है, अगर ऐसे ही बात है तो तुम टाका को हरा कर दिखाओ, फिर हम तुम्हें अपने ग्रुप में रखने को मान जाएंगे। अब रेस शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि टाका की स्पीड मुफासा से बहुत ज़्यादा थी। वो आगे आगे बढ़ रहा था। एक पॉइंट तो ऐसा भी आया कि मुफासा गलती से पानी में गिर गया। वो डूबने ही वाला था कि ठीक वक्त पे आकर टाका ने उसकी जान बचाई। जिसके बाद जब रेस स्टार्ट हुई तब भी टाका आगे आगे था। वो चाहता तो बड़ी आसानी से ये रेस जीत जाता, लेकिन उसे एक दोस्त की ज़रूरत थी। उसने अपनी स्पीड कम कर दी और ऐसे मुफासा को ये रेस जीतने दी। ये देखकर टाका के डैड को बहुत गुस्सा आया कि टाका हार गया, लेकिन टाका इस सब से बहुत खुश था क्योंकि फाइनली उसकी इस हार से उसे एक दोस्त मिल गया है। वो तो इस चीज़ पे बहुत खुश था, लेकिन यहाँ उसके डैड उसे समझाते हैं, टाका ध्यान से रहना, जिसे तुम अपना भाई समझ रहे हो ये तुमसे तुम्हारा राज्य भी छीन सकता है। अब देखा जाता है कि टाका और मुफासा दोनों ही एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते थे। जानवरों के साथ खेलते कूदते वो बड़े हो गए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन टाका के डैड ने मुफासा को कभी अपने ग्रुप का मेंबर नहीं समझा था। वो उसे आज तक आवारा ही समझते थे। एक दिन देखने को मिला कि मुफासा टाका की मोम के साथ शिकार पर गया था। टाका चुपके से पीछे खड़ा हुआ था। ये लोग इससे पहले कि हिरन का शिकार करते इनके सामने आ गए सफ़ेद शेर, जो इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इन्हें देखकर टाका छुप गया और यह चीज़ उसके मॉम ने भी नोटिस की, और जब वो सफ़ेद शेर इनके इलाके की हिरनों पे वार करने लगे तो तब टाका की मॉम उनके सामने आ गई। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और टाका की मॉम को बचाने के लिए मुफासा उन सफ़ेद शेरों से लड़ने लग गया। वो अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था, यहाँ तक कि उसने तो एक शेर को पकड़कर मार भी डाला था। अपने साथी के मरने से दूसरा सफ़ेद शेर कमज़ोर हो गया और यहाँ से चला गया, जिसके बाद मुफासा टाका अपनी मॉम को लेकर वापस यहाँ आ गया।
यहाँ आकर टाका की मॉम अपने किंग को बताती है कि अगर मुफासा ना होता तो आज मेरी जान ना बचती। मुफासा उतने ताकतवर शेरों के साथ अकेले लड़ा और उसने मेरी जान बचा ली। ये पहली बार था जब किंग ने मुफासा को अच्छे तरीके से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा हमेशा, तुमने मेरी वाइफ की जान बचाई है। अभी उसने यही बोला कि मुफासा कहने लगा, मुझे हवाओं का रुख बता रहा है कि वो शेर हमसे बदला ले लेने आ रहे हैं, अगर आप चाहे तो किसी खबरी को वहां भेजकर उनकी खबर ले सकते हैं। बादशाह के कहने पर उनका खबरी जब सफ़ेद शेरों के झुंड के पास गया तो वहां देखने को मिला मुफासा ने जिस शेर को मारा था वो वहां के बादशाह का बेटा था और अब बादशाह के अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी। मुफासा को तो वो बाद में आकर मारता, जब उन्हें ये पता चला कि दूसरा शेर उनके बेटे को वहां अकेला मरने के लिए छोड़ आया था तो उन्होंने सबसे पहले मिलकर उसी शेर को मार डाला। इस चीज़ से मुफासा के ग्रुप के शेर को ये बात पता चली कि वो लोग बहुत ही बेरहम और ताकतवर हैं, साथ ही वो अब अपना बदला लेने के लिए भी इनके पास आएंगे। अब मुफासा के ग्रुप का खबरी शेर वापस आया और उसने बादशाह को बताया कि वो शेर बहुत बेरहम, बहुत ताकतवर हैं, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमारे 2 शेरों के बराबर उनका एक शेर है और वो लोग बहुत तेज भागते हैं, जल्द ही अपना बदला लेने के लिए वो यहाँ पहुँच भी जाएंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने टाका से कहा, अगर तुम्हें अगला बादशाह बनना है तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा और हमारा नामो निशान सब भूल जाएंगे। सुबह का सूरज निकलते ही टाका की मॉम टाका और मुफासा से कहती है, देखो पहाड़ों के वहाँ जहाँ से रोशनी आ रही है उस जगह का नाम है मलेली, तुम्हें वहाँ जाना है और तब तक वहाँ रहना है जब तक यहाँ का खतरा टल ना जाए, ताकि ठीक वक्त आने पर तुम अपना राज्य दोबारा संभाल सको। टाका और मुफासा तो यहाँ से निकल गए, लेकिन इतने में ही पीछे उन सफ़ेद शेरों का पूरा झुंड भी आ गया और उनके बादशाह ने आकर टाका के डैड से पूछा, बताओ कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा था। टाका के डैड उसे कुछ नहीं बताते और ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ जानते ही ना हो। इस चीज़ ने सफ़ेद शेरों के बादशाह को गुस्सा दिलवा दिया। यही उसके बाकी शेर जो यहाँ की तलाशी ले रहे थे, उन्हें पता चल गया कि 2 शेर यहाँ से भागे भी हैं, वो उनका पीछा करने लगे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि जल्द ही वो टाका और मुफासा के करीब पहुँच गए। उन्हें करीब देखते हुए मुफासा ने टाका से बोला, टाका हमें यहाँ रुक कर लड़ना चाहिए, भागना बहादुरी नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा थे और मुफासा और टाका सिर्फ 2, इसीलिए टाका ने कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। इनकी इन्हीं बातों के दौरान वो सफ़ेद शेर बिल्कुल इनके पास भी आ गए और इनसे आकर उन्होंने सवाल किया, बताओ किसने मारा था हमारे राजकुमार को। उन्हें देखते ही मुफासा ने बिना डरे उन्हें कहा कि मैंने तुम्हारे राजकुमार को मारा है। लेकिन उन्होंने मुफासा की बात पे यकीन नहीं किया क्योंकि वो टाका को स्मेल सूख चुके थे। टाका के खून से बादशाह के खून की स्मेल आ रही थी और उन्हें लगा कि टाका ने ही जरूर उनके राजकुमार को मारा होगा। हालांकि मुफासा कहता भी रहा कि नहीं, टाका को छोड़ दो, सब गलती मेरी है, लेकिन वो अब टाका के पीछे पड़ चुके थे। ऐसे में टाका मुफासा को लेकर भागा और पहाड़ के आखिरी किनारे पे आ गया, जिसके नीचे अब पानी ही पानी था। इससे पहले कि ये सफ़ेद शेर उन्हें पकड़ते या कुछ करते, टाका मुफासा को लेकर पानी में जंप कर देता है। पानी का बहाव उन्हें एक जंगल तक ले आया। पानी से तो अब टाका और मुफासा बाहर निकल आए, लेकिन रात होने पे उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। ये लोग खाने की तलाश में घूम रहे थे, तभी उन्हें जंगलों में से किसी की स्मेल आई। उनको लगा कि ये उन्हीं जैसा कोई शेर है। पास जाने पर पता चला कि ये एक शेरनी थी जिसका नाम सराबी था, जो इन्हें देखकर चैन की सांस लेती है और इन्हें बताती है कि हर जगह उन सफ़ेद शेरों का डर बैठा हुआ है। उन्होंने मेरे भी पूरे ग्रुप को मार डाला और बस मैं ही जिंदा बची हूँ। यहाँ पर हम शाजू नाम के एक छोटे से पंछी को भी देखते हैं जो शराबी का था। शराबी के लिए ये बर्ड जासूसी का काम करता है और सफ़ेद शेरों के आने से पहले ही उसे छुपने का कहता है। पता चला कि शराबी भी मलेली जाना चाहती है, जहाँ पर टाका और मुफासा जाना चाहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। इसीलिए अपना आगे का सफ़र एक साथ कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें बंदरों की खुशबू आई जिन्हें यह मार खाते थे। इन्हीं बंदरों के अंदर पहली बार मुफासा को रफ़ीकी है। इस टाइम उसकी उम्र काफ़ी कम है। रफ़ीकी को उसके जैसे बंदर बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो उसे अपने झुंड से निकाल चुके हैं। ऐसे में वो मिला इन तीनों से इससे पहले कि ये लोग रफ़ीकी का शिकार करके उसे खा जाते। रफ़ीकी उसे बताता है कि मुझे मलेली का रास्ता पता है। ये बात सुनकर वो तीनों हैरान हो जाते हैं। तो मुफासा ने कहा, सच बताओ? तो रफ़ीकी ने कहा, हाँ मैं पहले वहीं रहता था और अब मैं दोबारा मलेली ही जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा भाई रहता है। अब भाई वाली बात तो झूठ थी, लेकिन उसे मलेली का रास्ता आता था। ये बात सच थी। खैर, ये बात जानकर कि रफ़ीकी को मलेली का रास्ता आता है, ये लोग उसे खाने का इरादा छोड़ देते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से मलेली तक छोड़ दे। सफ़र करते करते सुबह हो जाती है और सराबी हवाओं के रुख से पता चलाती है कि वह सफ़ेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। सराबी को लगता है कि वो सफ़ेद शेर इनकी नस्ल को ख़त्म करना चाहते हैं। सराबी इन्हें यहाँ पर रेस्ट करने से मना करती है और ये लोग सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। रास्ते में टाका मुफासा को बताता है कि मुझे सराबी अच्छी लगने लगी है और मुफासा यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के तरीके बताता है। मुफासा उसे कहता है कि मुझे सराबी के बॉडी से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी, तुम जाओ ये बात उसे बताओ।
लड़कियों को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। उसके कहने के मुताबिक टाका ने ऐसा ही किया और वाकई यह बात सुनकर सराबी टाका से इम्प्रेस भी हो गई। लेकिन अब यहीं पर इनके सामने हाथियों का झुंड भी आ चुका था और अब बहुत सारे सफ़ेद शेर भी इनके बहुत करीब आ चुके थे। असल में सफ़ेद शेर इनके इतने करीब इसलिए आ गए थे क्योंकि वो बड़ी बड़ी छलांग लगा सकते थे और उन्होंने पहाड़ी इलाका छलांग लगा के पार कर लिया था, जिसे ये लोग नीचे से पार करते हुए आए थे। अब इन सफ़ेद शेरों से बचने के लिए इन्हें कुछ तो जुगाड़ करना था। शराबी जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ पे लगा मधुमक्खियों का छत्ता फाड़ देती है, जिससे हर जगह मक्खियाँ ही मक्खियाँ हो गई। इन मक्खियों ने हाथियों को तड़पा दिया और हाथी जब वे इधर उधर भागे तो सफ़ेद शेर उन हाथियों के बीच उलझ गए। ऐसे ही लोग सफ़ेद शेरों से तो बच जाते हैं, लेकिन देखने को मिला सराबी जो पेड़ के ऊपर चढ़ी थी वो जंप नहीं कर पाई। वो एक टहनी से लटकी हुई थी और अचानक टहनी के टूटने पे वो नीचे हाथियों के झुंड में ही गिर गई। इससे पहले कि हाथी कोई उसके ऊपर पाँव रख देता और वो मर जाती, मुफासा उसकी जान बचाने के लिए पास आया और उसे साइड पे करते हुए उसके ऊपर खुद खड़ा हो जाता है और इस तरह उसकी जान बचाता है। यहाँ देखने को मिला कि हाथियों का जो झुंड यहाँ पहाड़ों पर भाग रहा था, उनके तेज भागने की वजह से पहाड़ों पर बनी हुए ये चट्टानों की मीनार टूटने लगी और वो रास्ता बंद हो गया जहाँ से सफ़ेद शेर इनके करीब आ सकते थे। सफ़ेद शेरों का खतरा टाल जाता है, लेकिन अब शराबी बेहोश थी। रफ़ीकी फ़ौरन शराबी के पास आया और उसके गर्दन की कुछ नसें दबाते हुए उसे होश में लेकर आया। शराबी उठते ही ये सवाल करती है, मेरी जान किसने बचाई? और फ़ौरन मुफासा झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई है, क्योंकि वो चाहता था कि शराबी टाका से इम्प्रेस हो जाए। मुफासा के झूठ से तो टाका खुद हैरान था। शराबी बाहर आकर टाका को थैंक्स कहती है। रफ़ीकी जिसने सब सच देखा था, जो सब जानता था, उसके दिल में मुफासा के लिए इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसने देखा था मुफासा बहुत ज़्यादा बहादुर होने के साथ बहुत बड़े दिल का भी मालिक था। वो अपने भाई के लिए एक ढाल बना हुआ था। ये लोग अपना सफ़र अब आगे कंटिन्यू करते हैं और बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं, जिससे मलेली इन्हें अपने बहुत करीब दिखाई दे रही थी। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, बर्फ़ में इनके पैरों के निशान बैठ रहे थे। ऐसे में सफ़ेद शेर कभी भी उन्हें देख लेते। तब मुफासा शराबी के पंछी से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाकर हमारे पाँव के नीचे की बर्फ़ को हटाते रहो, ताकि वहाँ से सारे निशान मिट जाएं। मुफासा का ये आइडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जब सफ़ेद शेर यहाँ पहुँचे तो उन्हें यहाँ पर पैरों के कोई निशान नहीं दिखाई दिए और वो कंफ्यूज हो गए कि अब वो उन शेरों को पकड़ने के लिए किस डायरेक्शन में जाएं। मुफासा के इस आइडिया से तो शराबी भी इम्प्रेस हो गई थी। इसके अलावा भी मुफासा यहाँ पे कई ऐसे फैसले लेता है और ऐसे बहादुरी के काम करता है, जिससे शराबी को ये बात पता चल जाती है कि मुफासा ही वो था जिसने अपनी जान पर खेलकर शराबी की जान बचाई थी। उसकी बातों से अब शराबी ने ये भी अंदाज़ा लगा लिया था कि उसकी बॉडी से आती फूलों की खुशबू को टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने महसूस किया था। इसीलिए अब वो मुफासा की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और यह चीज़ महसूस करते हुए मुफासा उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि नहीं, ये सब काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि टाका था। उनकी ये बहस चलती रही। शराबी चाहती थी कि मुफासा कन्फेस करें सारे काम उसने किए हैं। उनको ऐसे करीब देखकर टाका जेलस होने लगा और टाका को लगा कि मुफासा उसके साथ गद्दारी कर रहा है। उसे अब अपने डैड की वो बात याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब यह मुफासा तुम्हारा सब कुछ ले उड़ेगा। अपने गुस्से में टाका को और कुछ नहीं सूझता, उल्टा वो अब सफ़ेद शेरों के पास चला जाता है और वहां जाकर उससे कहता है, तुम जानते हो वो कौन था जिसने तुम्हारे बेटे को मारा? वो मैं नहीं, वो मुफासा ही था। मेरी रगों में बादशाह का खून जरूर है, लेकिन तुम्हारे बेटे का खून मुफासा ने किया है और मुफासा को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मुफासा से मुझे भी अपने कई बदले लेने हैं। टाका उससे कहता है, हम लोग मलेली की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते करते हमारे पीछे आ जाओ। वहां तुम्हें मुफासा मिल जाएगा और तुम उसे मार देना। रात के अंधेरे में टाका ये जो जाल अपने भाई के लिए बिछा चुका था, तो मुफासा इसके बारे में नहीं जानता था। रातों रात टाका वापस आ गया और सुबह होने पे इन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया और पहाड़ी को पार करते हुए फाइनली ये लोग मलेली पहुंच भी गए। इस जगह को देखकर मुफासा की खुशी की ठिकाना नहीं था, क्योंकि वह हमेशा से इस जगह के बारे में अपनी मॉम से भी पूछा करता था और उसकी दिल से ख्वाहिश थी कि वह अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आता। मुफासा ने नोटिस किया कि यहाँ पे सारे जानवर काफ़ी अपनेपन से एक साथ मिलकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उनकी यह सारी शांति एक मिनट में ख़राब हो जाती है जब ये सारे जानवर अपने पीछे सफ़ेद शेरों के बादशाह को देखते हैं। असल में ये सारे जानवर भी सफ़ेद शेर के बादशाह से डरते थे, क्योंकि इन सब की नाक में एक वक्त में इसने दम करके रखा हुआ था। मुफासा हैरान परेशान था कि आखिर सफ़ेद शेर उसके पीछे आए कैसे। वो तो अपने निशान मिटाते चले गए थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस सब के पीछे उसका अपना भाई टाका ही है। अब ये शेर बिना वक्त बर्बाद किए मुफासा के ऊपर हमला कर देता है। वो मुफासा से लड़ ही रहा था कि मुफासा ने पहली बार तो उसे धक्का देके दूर कर दिया और तब उसके सामने आया रफ़ीकी और उसे सच्चाई बताई कि यह सब टाका का किया धरा है। सफ़ेद शेर को मुफासा तक लाने वाला और कोई नहीं बल्कि टाका ही है।
ये सुनकर अब मुफस्सा का दिल टूट गया और इसी सब में दोबारा उस सफ़ेद शेर ने उसे उठाकर वहां पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। यह मुफस्सा के लिए अच्छा ही हुआ था। वो मुफस्सा जल्दी से एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसने यहाँ सारे जानवरों से कहा कि अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे तो देख लेना, यह सफ़ेद शेर एक दिन तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। इसीलिए अभी भी वक्त है, तुम सब कमज़ोर नहीं हो। अगर तुम सब मिल जाओ तो उस सफ़ेद शेर का मुकाबला मेरे साथ मिलकर कर सकते हो। ये सुनकर सभी जानवरों के अंदर हिम्मत पैदा होती है और वह भी अपने आप को ताकतवर जानकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और मुफस्सा के साथ मिलकर सफ़ेद शेर से अपना बदला लेने की ठान लेते हैं। अब जैसे ही वह सफ़ेद शेर इनके पास आए, सारे जानवरों ने मिलकर उन सफ़ेद शेरों के ऊपर हमला कर दिया। इधर जो शेरनियाँ थी उन्होंने मुफस्सा के ऊपर हमला कर दिया और उसे उठाकर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, जहाँ पे गिरने की वजह से मुफस्सा काफ़ी जख्मी हो चुका था। उसको जख्मी हालत में देखकर इस सफ़ेद शेरों के बादशाह को बहुत अच्छा लगा और अब वो मुफस्सा को ख़त्म करने के लिए उसके करीब भी आ गया। अब मुफस्सा जख्मी भी था और सफ़ेद शेर ज़्यादा ताकतवर भी थे, तो मुफस्सा उस शेर का मुकाबला करने के काबिल तो नहीं था। अब बार बार मार खाता देखकर ऊपर से टाका को भी मुफस्सा के ऊपर तरस आ जाता है, उसे अपनी दोस्ती याद आ जाती है। इसीलिए वो मुफस्सा को बचाने के लिए अब इस गड्ढे में कूद जाता है। इस टाइम टाका ने आकर सफ़ेद शेर से कहा, तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। लेकिन अब सफ़ेद शेर बिल्कुल भी तरस के मूड में नहीं था। वो तो अब बदला ले ही रहा था। उसने जब दोबारा बदला लेने के लिए मुफस्सा पे हमला किया तो अब सामने टाका आ गया और टाका भी उसके हमले से जख्मी हो गया। इस शेर से लड़ने के लिए अब मुफस्सा और टाका को एक साथ मिलकर लड़ना था, ये बात वो समझ गए उनकी। इसी लड़ाई के दौरान ऊपर हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ों में बहुत बुरी तबाही आ चुकी थी, जिसकी वजह से पहाड़ हिलने लगे और ऊपर से पहाड़ों की सतह टूट गई। जहां पर मुफस्सा, टाका और वो सफ़ेद शेर लड़ाई कर रहे थे वो जगह भी टूट गई और ये लोग जाकर नीचे पहाड़ों के पानी में गिरे। मुफस्सा ने ऊपर से देखा कि इनके गिरने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर भी इनकी तरफ आ रहा था। उससे बचते हुए वो खुद साइड पे हो गया और उसने सफ़ेद शेर को पत्थर के नीचे धक्का दे दिया। कुछ ही सेकंड में ये पत्थर उस सफ़ेद शेर के ऊपर गिरकर उसको डुबा देता है और यह सफ़ेद शेर खत्म हो जाता है। मुफस्सा और टाका ने अपनी बहादुरी से उस सफ़ेद शेर को हरा दिया था। अब ये देखकर कि हमारा बादशाह मर गया है, बाकी सारे सफ़ेद शेर और शेरनियाँ डरकर यहाँ से भाग जाती हैं। मुफस्सा की ये बहादुरी देखकर मलेली के सभी लोग मुफस्सा को यहाँ का नया बादशाह बना देते हैं। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ था। हर जगह मुफस्सा के ही चर्चे थे और मुफस्सा का नाम सुनकर अब मुफस्सा से मिलने के लिए कोई आई तो ये मुफस्सा की माँ थी, जो इतने बड़े मुफस्सा को पहचान तो नहीं पाए लेकिन उसके नाम से उन्होंने उसे पहचान लिया। ये दोनों यहाँ मिलके बहुत खुश हुए और इमोशनल भी, क्योंकि यहाँ मुफस्सा को पता चला था कि उसके डैड मारे गए हैं। अपनी मॉम से मिलने के बाद यहाँ पर अब टाका आया। टाका मुफस्सा से जब माफ़ी मांग रहा था तो सभी जानवरों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि इसे माफ़ मत करो, ये गद्दार है, यही सफ़ेद शेरों को यहाँ लेके आया था, ये आवारा हमारे बीच में नहीं रह सकता। ये सुनकर मुफस्सा सबके ऊपर दहाड़ता है और बोला, यह मेरा हुक्म है कि टाका यही रहेगा जब तक मेरी हुकूमत है। मुफस्सा की अच्छाई देखकर टाका को अपने अंदर और ज़्यादा गिल्ट महसूस होने लगा और उसने मुफस्सा से कहा, कभी मुझे याद नहीं करना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया गुमनाम पहाड़ों में और मुफस्सा की यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। जो रफ़ीकी कियारा को सुना रहा था, कहानी के ख़त्म होते ही हमने देखा कि कियारा के डैड उसकी मॉम को भी यहाँ ले आए थे। यहाँ पर कियारा को पता चला कि अब कियारा का एक भाई भी है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और इन सबको एक साथ खुश दिखाते हुए ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है।